Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the यूनाइटेड नेशन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा जो स्पीच को डिलीवर किया गया, आप देखिए उसी के कुछ पॉइंट्स है, उसके रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शन है उसको रेज किया गया है इंडिया के जो यूएन के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा, और इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा जो ऑब्जेक्शन है उसको यहाँ पे रेज किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके स्पीच के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि उनके द्वारा कश्मीर जो इशू है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। इंडिया के द्वारा यहाँ पे अपना जो राइट टू रिप्लाई है उसके थ्रू मेंशन किया गया है कि कश्मीर जो है इंडिया का, आप देखिए कि इंटरनल मैटर है। एंड इंडिया के द्वारा जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं वो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन है उसको रेज किया गया। आप देखिए कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये आपको पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है वहाँ से ये पास करता है, और इंडिया के द्वारा अपना जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको ये वायलेट करने के रिगार्डिंग में इंडिया का जो ऑब्जेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ही बारे में, तो आप देखिए कि इस कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, जो पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है बलूचिस्तान का रीजन, वहाँ पे आप सिचुएटेड है ग्वादर पोर्ट। तो आप देखिए कि जो ग्वादर पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है इसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू में। स्टूडेंट्स, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा ईरान के अंदर में, आप देखिए कि जो लोकेशन है ग्वादर पोर्ट का जो लोकेशन है और ईरान के अंदर में जो इंडिया के द्वारा वहाँ पे पोर्ट को जो डेवलप किया गया है, तो इंडिया के द्वारा जो चाहबार पोर्ट है उसको डेवलप किया गया ईरान के वहाँ पे। आप देखिए कि चाहबार पोर्ट का जो यूटिलाइजेशन है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से भी है, सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में जो कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना, सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना। आप देखिए कि इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके रिगार्डिंग में भी इंडिया का जो यहाँ पे पोजीशन है उसको ये सिक्योर करता है, और इंडिया के द्वारा जो भी कुछ ट्रांसफ़र किया जाता था अफगानिस्तान को, तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में पाकिस्तान का जो यहाँ पे एरिया है उसको क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं है चाहबार पोर्ट के थ्रू में, और वहाँ से जेरान से डेलाराम का एक जो रोड है वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान के वहाँ पे। काफ़ी बार स्टूडेंट्स आपको डिप्लोमेसी एंड आईआर के पर्सपेक्टिव से एक वर्ड है जो मेंशन देखने के लिए मिलता है न्यूज़पेपर के अंदर में कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, कि चाइना के द्वारा इंडिया को एनसर्कल करने के पर्सपेक्टिव से कुछ पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया गया। जैसे कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का एरिया है वहाँ से ये पास करता है, तो इंडिया का उसको ऑब्जेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा ग्वादर पोर्ट का। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो म्यांमार का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि कयोंग प्यू नाम से एक पोर्ट है जिसको कि डेवलप किया गया म्यांमार के वहाँ पे कयोंग प्यू नाम से एक पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि जो बांग्लादेश का जो पार्ट है वहाँ पे आपको जो चिटगांव पोर्ट है, चिटगांव पोर्ट के अंदर भी चाइनीज़ जो कंपनीज है उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो हम्बनतोता जो पोर्ट है, हम्बनतोता जो पोर्ट है उसके अंदर चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस है। तो आप देखिए कि एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स का एक कॉन्सेप्ट है कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के अंदर जो इंडिया का स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसको एनसर्कल करने का यहाँ पे जो कोशिश है वो किया गया है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आप देखिए कि हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ऑब्जेक्शन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। पाकिस्तान का आप देखिए कि जो टेररिज्म है वो उनके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर में, तो टेररिज्म के अगेंस्ट टेररिज्म और ट्रेड है वो साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट का आपको काफ़ी बार आपको ये जो वर्ड है वो देखने के लिए मिलेगा टेररिज्म एंड ट्रेड की रिगार्डिंग में। रिसेंटली आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी फिर से यहाँ पे नेगोशिएट किया जाए उसके बारे में भी मेंशन किया गया था, और जो इसका परमानेंट इंडस कमीशन हुआ करता है, जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसको यहाँ पे अबोलिश है वो किया गया है कि फिर से इस जो ट्रीटी है उसको नेगोशिएट करने का ज़रूरत है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सर हैं उनके द्वारा जब स्पीच को डिलीवर किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहाँ पे, तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनका प्रेजेंस है, उन इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के बारे में भी मेंशन किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा काफ़ी सारी जो मीटिंग्स हैं उनको भी अटेंड किया गया।
आप देखिए कि इंडिया का जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के रिगार्डिंग में जो रिजोल्यूशन है उसको यूके के द्वारा भी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी प्रेज किया गया है, भूटान के द्वारा भी प्रेज किया गया है, काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा प्रेज किया गया है, इंडिया के एंडोर्स किया गया इंडिया के इस रिजोल्यूशन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल का जो वॉर का सिचुएशन है, जो कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है उसके बारे में है। स्टूडेंट्स इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले आप देखिए कि हमने यहाँ पे जनरल असेंबली के बारे में रीड किया है। तो स्टूडेंट्स आपको जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। 6 ऐसे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे यूएन के। 24 अक्टूबर का वो डे है, 24 अक्टूबर 1945 के समय आप देखिए कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिससे कि कंट्रीज़ के वहाँ पे पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जिसका मीटिंग कंडक्ट होता है सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ के दौरान में। आप देखिए कि जनरल असेंबली के बाद में आपको जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। अगर आप देखिए कि स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पे वायलेंस है, कोई आप देखिए कि मास लेवल के ऊपर जो मर्डर किया गया है या मास लेवल के ऊपर में कोई वायलेंस वहाँ पे कैरी आउट किया गया अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पे पावर भी है राइट टू प्रोटेक्ट का। राइट टू प्रोटेक्ट का एक पावर आपको देखने के लिए मिलता है जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा उस कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स के जो मैटर्स हैं उसके अंदर इंटरवेन किया जा सकता है। बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या यूनाइटेड नेशन जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, क्या उनके पास में अपना जो डिफेंस फोर्सेज है जिसके थ्रू वो इंटरवेन करेंगे किसी भी कंट्री के अंदर में? तो आप देखिए उनके पास में डिफेंस फोर्स नहीं है, बट पीस कीपिंग फोर्सेज आपको देखने के लिए मिलती है। इंडिया के द्वारा भी जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उसके अंदर में आप देखिए कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। पीस कीपिंग जो फोर्सेज है उनके द्वारा आप देखिए कि ब्लू हेलमेट है, जो ब्लू कैप है उसको यूज किया जाता है उनका जो ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में, तो काफ़ी बार उनको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना करते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, इथोपिया का कंट्रीब्यूशन है, बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग में जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उन्हीं के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सेकंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 2 ईयर के बेसिस पे उनको इलेक्ट किया जाता है, रीजन वाइज यहाँ पे कोटा सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में। थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल आपको थर्ड यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसको फोर्थ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि यूएन का सेक्रेटरीट है वो भी यहाँ पे है, यूएन का जो सेक्रेटरीट है उसको भी बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि यूएन के सेक्रेटरीट को भी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काउंट किया गया है। और सिक्स्थ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहाँ पे सिचुएटेड है, हेग के अंदर में है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एकमात्र आप देखिए कि ओनली यहाँ पे यूएन का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो यहाँ पे आउटसाइड द न्यूयॉर्क ये सिचुएटेड है, आउटसाइड द न्यूयॉर्क इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आप देखिए कि इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। इजराइल के द्वारा आप देखिए कि उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो लेबनान है, लेबनान के अंदर एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है हजीबुल्ला के ऊपर अटैक किया गया था, उसके काफ़ी सारे जो पर्सनस हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ था। आप देखिएगा अब उनके जो चीफ हैं, हजीबुल्ला के जो चीफ हैं उनका भी यहाँ पे डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स आज का ही जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर में आप देखिए कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं, जो डिप्लोमेट हैं, उनका भी एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। कुछ वहाँ से भी जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि हजीबुल्ला के जो लीडर हैं उनका डेथ हुआ। ये इजराइल का जो सिक्योरिटी फोर्स है जो उनके द्वारा इनिशियल फेज के अंदर में जो आप देखिए कि जो पेजर्स हैं उसके अंदर एक्सप्लोजन वहाँ पे होता है, वॉकी टॉकीज के अंदर जो एक्सप्लोजन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और बाद में आप देखिए कि इजराइल के द्वारा वहाँ पे अटैक किया गया हजीबुल्ला के एरिया के अंदर में। हजीबुल्ला और इजराइल के रिगार्डिंग में आपको एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन भी है कि आप देखिए कि जो लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है। रिवर का जो नेम है वो क्या नाम है स्टूडेंट्स? लितानी उस रिवर का नाम है। तो लितानी नाम का जो रिवर है जो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट
लेबनान का जो एक इम्पोर्टेंट वैली का एरिया है, बक्का वैली का जो एरिया है, जो कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लेबनान के वहाँ पे। तो आप देखिए कि ये जो रिवर है, लितानी नाम का जो रिवर है, इसके सदर्न पार्ट के अंदर हजीबुल्लाह का जो प्रेजेंस है वो नहीं रहेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन नंबर 1701 है, उसके अंदर इसको बताया गया था कि यहाँ पे हजीबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उनका प्रेजेंस बेसिकली लितानी रिवर का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उनके द्वारा वो जो एम्बेसडर है उनके द्वारा उनके इंटरव्यू के अंदर में यूनाइटेड नेशन, आप देखिए कि यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसके बारे में भी मेंशन किया गया। अब ये रिलीफ एंड वर्क एजेंसी क्या है, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है वो क्या है बेसिकली, तो स्टूडेंट्स 1948 के समय में 1940 आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल स्टेट के बाद में 1948 या 49 के समय इसको क्रिएट किया गया था। बेसिक मैंडेट यही था कि इजराइल को यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उनके द्वारा मास लेवल के ऊपर माइग्रेशन किया गया। इसके रिगार्डिंग में आप देखिए एक अरेबिक वर्ड भी है, नकबा उसको हम बोला करते हैं। नकबा आपको एक अरेबिक वर्ड है वो देखने के लिए मिलेगा। नकबा बेसिकली क्या है कि मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन किया जाता है, आपको 2-3 टाइम्स ये जो नकबा का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जब पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ के द्वारा नाइबर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे माइग्रेट किया गया था। जिसके अंदर आप देखिए कि नाइबर एरियाज़ कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो जॉर्डन का एरिया है, जो जॉर्डन का एरिया जो काफ़ी सारा एरिया शेयर करता है, आप देखिए कि इजराइल के साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जॉर्डन के अलावा भी और भी काफ़ी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे उनका माइग्रेशन है। सीरिया के अंदर भी है, लेबनान के अंदर भी है। आप देखिए कि इजिप्ट के पार्ट के अंदर भी जो माइग्रेशन है उसको कैरी आउट किया गया। तो इन सब एरियाज़ के अंदर जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उनको बेसिक जो सर्विस है, जैसे कि एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना हो, जो ह्यूमन बींग है उनको पीस को इस्टेब्लिश करना हो, उनको जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग में असिस्टेंस है, हाउस बिल्डिंग की रिगार्डिंग में जो असिस्टेंस है, वो सब उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को इसी वजह से सेटअप किया गया था। जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, गाजा स्ट्रिप का एरिया है। और आप देखिए कि जॉर्डन लेबनान के अलावा, जॉर्डन है, लेबनान के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे सीरिया है, सीरिया जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल से अपना एरिया शेयर करता है। गोलन हाइट्स यहाँ पे सिचुएटेड है। सी ऑफ गैलीली भी यहाँ पे सिचुएटेड है। सीरिया के अलावा स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप जो कि आपको साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हमास का वहाँ पे डोमिनेशन हुआ करता था। और आप देखिए कि आपको वेस्ट बैंक का जो एरिया है, जो वहाँ पे जॉर्डन रिवर जो फ्लो करता है उसका वेस्टर्न पार्ट है जो वेस्ट बैंक। तो इन एरियाज़ के अंदर में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के द्वारा। यूएन का ये जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसके द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, उसको हमने डिस्कस किया। एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में है तमिलनाडु के वहाँ पे। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी बार हमको जो डिजास्टर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में। उसके बिहाइंड के क्या रीजन्स हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो सेफ्टी गियर्स हैं, जो सेफ्टी के यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं, उनको आप देखिए कि काफ़ी जगह फॉलो नहीं किया जाएगा। जो सेफ्टी के मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं वो आउटडेटेड हुआ करते हैं। सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो यहाँ पे SOPs जिनको फॉलो करने का ज़रूरत है अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डिजास्टर को अगर हमें कम्बैट करना है, बट आप देखिए उनका फॉलो नहीं किया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इससे भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं वो हुआ करते हैं। स्टूडेंट तमिलनाडु के वहाँ पे आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पे एक्सपेंड है वो किया गया है, चेंज किया गया है। उसके अंदर में वहाँ पे जो डिप्टी CM का जो पोस्ट है उसके लिए एक पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि रिसेंटली वहाँ के एक मिनिस्टर हैं जो कि एक केस के अंदर में जेल के अंदर थे, तो आप देखिए कि उनको बेल के ऊपर रिलीज़ किया गया। अभी उनका भी जो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसके अंदर उनको ऐड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे बेसिकली आपको एक तो जो डिप्टी CM का जो पोस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ पे ये मेंशन है डिप्टी CM के बारे में। आप देखिए कभी हमारे कंट्री के अंदर डिप्टी PM का जो पोस्ट है वो भी हुआ करता था। 1989 के बाद से आपको 89 के समय आपको डिप्टी PM का पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब पावर के अंदर रहा करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो उस समय में हमारे डिप्टी PM का जो पोस्ट है उनके द्वारा होल्ड किए, पोस्ट को सर्व किया गया था उनके द्वारा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिप्टी सीएम के बारे में, तो आप देखिए कि डिप्टी सीएम काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर किसी भी तरीके का जो प्रोविज़न है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 163 या 164 के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो कहीं पे भी डिप्टी सीएम के बारे में नहीं है। डिप्टी सीएम एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसको सर्व किया जाता है। उनको आप देखिए कि पॉलिटिकल जो उनका मैंडेट है उसको सर्व करने के रिगार्डिंग में, या अपना जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन किसी एरिया का उनको फुलफिल करना होता है, तो उनके द्वारा बेसिकली जो डिप्टी जो सीएम का जो पोस्ट है वो ऑफर कर दिया जाएगा, जो भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल वहाँ पे सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन है, आर्टिकल 163 के अंदर क्या बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हेड किया जाएगा, किसके द्वारा, सीएम के द्वारा हेड किया जाएगा। और आप देखिए कि गवर्नर को उनका एड एंड एडवाइस के ऊपर वर्क करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आप देखिए कि सीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चीफ मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन के अंदर में, कि सीएम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके गवर्नमेंट के जो डिसीजन हैं उसको उनके गवर्नर के साथ में कम्युनिकेट करना होता है कि गवर्नमेंट के ये डिसीजंस लिए गए हैं। तो वो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर उसके बारे में मेंशन है, क्या आर्टिकल 167 के अंदर है या 166 के अंदर उसके बारे में मेंशन किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। सीएम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पीएम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना कि उनको प्रेसिडेंट को समय समय पे अपने जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको बताना होता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे आप देखिए कि रूफ टॉप का जो एरिया है, जो छत का जो एरिया है, वहाँ पे सोलार पैनल्स को इंस्टॉल किया जाए, जिससे कि आप देखिए कि जो रूफ टॉप के एरिया से जो सोलार का जो प्रोडक्शन है, सोलार एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो अगर हम बात करें हाउस होल्ड का जो एरिया है, जो घर हुआ करते हैं, वहाँ से आपको रूफ टॉप के ऊपर काफ़ी कम जो सोलार का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि कोच्चि का जो एयरपोर्ट है, और भी काफ़ी सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सोलार पैनल्स को आप देखिए कि इस्टेब्लिश किया गया है। बट हाउस होल्ड के अंदर में हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है जिससे कि यहाँ पे सोलार का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो उसी के बारे में इस न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया कि आप देखिए कि सोलार पैनल्स के रिगार्डिंग में, टेरेस के ऊपर उनको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो सब्सिडी है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री आप देखिए कि मुफ्त बिजली जो सोलार योजना है, मुफ्त बिजली जो सोलार योजना है, जिसके थ्रू 75,000 करोड़ का जो सेंट्रल लेड स्कीम है, जिसका बेसिक मैंडेट यही है कि 1 करोड़ जो सोलार रूफ टॉप हैं, 1 करोड़ जो सोलार रूफ टॉप हैं उनको यहाँ पे डेवलप करना है, उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, उनके रूफ का जो एरिया है उसी के अंदर सोलार पैनल को। तो ये स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री आप देखिए कि मुफ्त बिजली सोलार योजना है, मुफ्त प्रधानमंत्री जो सोलार योजना है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आधार का जो डाटा है उसके बारे में मेंशन है। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार आधार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया एक तो 2018 के प्रीलिम्स के अंदर में, 2018 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि आप देखिए कि जो हमारा आधार कार्ड है, आपका भी आधार कार्ड होगा, उसको एक बार ज़रूर से आप देखना, क्या ये सिटीजनशिप का प्रूफ है क्या। आप देखिए कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी का प्रूफ है। या आपको जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको कोई यहाँ पे सब्सिडी को रिसीव करना है, वहाँ से जो भी सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, सब्सिडी है, जो फंड के थ्रू जो रिलीज किया जाएगा, उसका जो बेनिफिट अगर आपको रिसीव करना है तो भी यहाँ पे आपके पास जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए। ये बेसिकली ये जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है 2020 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर यहाँ पे पूछा गया था, 2020 के प्रीलिम्स के अंदर में। क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बेसिकली आधार एक्ट के थ्रू में जो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो क्या उसको डिलीट कर दिया जाता है कुछ समय के बाद में। तो स्टूडेंट्स, उसका जो डिलीट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसको डिलीट आप देखिए कि समय समय पर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, जिसको कि हम मेटा डाटा के नाम से भी जाना करते हैं। जब भी उसका एक्सेस किया जाएगा किसी भी पर्सन का जो आइडेंटिटी है उसको मैच करने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कब रेज किया गया था स्टूडेंट्स, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया। क्या 1965 वॉर के बाद में इसको रेज किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। ये एक बार आप ज़रूर से देखना।
काफ़ी बार आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक डिमांड और आपको देखने के लिए मिलेगा कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे अलग अलग फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है और काफ़ी बार ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के समय कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया, कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर किया गया। इस वजह से सिक्योरिटी के स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग में ये भी आपको डिमांड देखने के लिए मिलेगा कि एक बॉर्डर का जो एरिया है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है लाइनों पे, जो हमारा LOC का एरिया है, और आप देखिए कि जो अदर एरियाज हैं बॉर्डर के पाकिस्तान के साथ में, तो वहाँ पे एक ही फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट हो, बट अलग अलग फोर्स का डिप्लॉयमेंट आपको अलग अलग एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो BSF के बारे में आपको रीड करना है, होमवर्क है आपका रीड करना। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मत बताना इसके बारे में कब इसको रेज किया गया था। और आप देखिए कि हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं, जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं उसके रिगार्डिंग में भी जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि हमारा भूटान एंड नेपाल का एरिया है, वहाँ पे क्या BSF का डिप्लॉयमेंट हुआ करता है? BSF का डिप्लॉयमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपको जो हमारा SSB नाम का जो फोर्स है, SSB फोर्स कौन सा है? सशस्त्र सीमा बल आपको देखने के लिए मिलता है, जो भूटान एंड नेपाल के बॉर्डर के अंदर उनका डिप्लॉयमेंट हुआ करता है। तो ये आप एक बार जरूर से रीड कर लेना, बॉर्डर एरिया के अंदर कौन सा फोर्स है, कहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BSF के द्वारा कहा गया कि कुछ ऐसे इलीगल पर्सनस हैं, अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर इंडिया के अंदर उनके द्वारा माइग्रेशन किया गया, और उनके द्वारा आप देखिए कि आधार कार्ड है उसको यहाँ पे बनवाया गया है, उसको यूज किया जाता है। तो उनका जो डाटा है उसको आपको डीएक्टिवेट करना होगा। उनका जो आधार कार्ड है और उसका जो डाटा है उसको डीएक्टिवेट कीजिए। कि आधार कार्ड का जो अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आप देखिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे बताया गया BSF के द्वारा। अब अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, क्या जो डाटा है उसको डिलीट किया जाता है? डिलीट तो आप देखिए कि किया जा सकता है वैसे अथॉरिटीज़ के द्वारा, बट आप देखिए उसको कंटिन्यूस वे के अंदर रखना होगा। डीएक्टिवेट उसको कर दिया जाता है बेसिकली आने वाले समय के अंदर उसको कहीं यूटिलाइज किया जाए, उस पर्सन के द्वारा कोई क्राइम कर दिया गया तो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, कुछ समय के लिए उसको डीएक्टिवेट किया जाएगा। कुछ यहाँ पे इश्यू है किसी पर्सन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, UIDAI जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था 2009 के समय में। 2009 के समय इसको सेटअप किया गया। हमारे जो आधार कार्ड है उन्हीं को आप देखिए कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में नंदन नीलिकनी नाम की एक पर्सन है, जो कि इन्फोसिस नाम का जो कंपनी है उसके भी वो फाउंडर हुआ करते थे, उसके भी मेन जो मेंबर हैं वो हुआ करते थे इनिशियल फेज के अंदर में। आप देखिए कि नंदन नीलिकनी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको प्रमोट किया गया था, उनके द्वारा ही इसको डेवलप किया गया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 2016 के समय में स्टैट्यूटरी स्टेटस वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उस समय जो आधार एक्ट है उसको पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स आधार आप देखिए कि आपका कितना डिजिट का आधार हुआ करता है? आधार नंबर आपका 12 डिजिट का आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स इसके अंदर में ओनली न्यूमेरिकल नंबर्स ही हुआ करते हैं, या कोई अल्फ़ाबेटिक जो नंबर्स हैं, जो हमारे जो लेटर्स हैं, उनको भी क्या यहाँ पे यूज़ किया जाता है आधार कार्ड के अंदर में? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो हुआ करते हैं, 12 डिजिट का ये हुआ करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, एक चेयरमैन है, 2 वहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर हैं, और आप देखिए एक CEO को भी वहाँ पे अपॉइंट है वो किया जाता है। कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर अगर 180 डेज़ के लिए आप रहता है तो उस पर्सन के द्वारा आधार कार्ड है उसको यहाँ पे जो बनवाया जा सकता है, आधार कार्ड उस पर्सन के द्वारा। चिल्ड्रंस का जो आधार कार्ड है, आप देखिए कि जो चिल्ड्रंस का जो आधार कार्ड है उसको भी यहाँ पे बनवाने का एक प्रोसीजर है। वर्चुअल आईडी का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको 16 डिजिट का देखने के लिए मिलेगा। वर्चुअल आईडी भी आप यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है आधार के पर्सपेक्टिव से। और चिल्ड्रंस का जो आधार हुआ करता है, जिसको कि ब्लू आधार या बाल आधार के नाम से भी जाना करते हैं। किसके लिए इम्पोर्टेंट है आधार का जो कॉन्सेप्ट है? ये बेसिकली हमारे यहाँ पे सब्सिडीज़ का जो टारगेट वे के अंदर डिलीवर किया जा सके, उन सब्सिडीज़ के अंदर किसी तरीके का लीकेज ना हो, ये आपको इस वजह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके भी पर काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नेम के अंदर में स्पेलिंग मिस्टेक होना एक काफ़ी कॉमन थिंग्स हैं लोगों के अंदर में,
और स्पेशली आप देखिए कि जो गवर्नमेंट का जो सोशल सिक्योरिटीज़ का जो बेनिफिट किसको रिसीव करना होता है, जो पर्सनस हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के ऊपर वर्क करते हैं, जिनको आप देखिए कि बेसिक मिनिमम जो इनकम है उसको सिक्योर करना है। मोर लार्ज लेवल के ऊपर वही पर्सनस है जो आपको डिपेंडेंट देखने के लिए मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर ऑलरेडी ही आप देखिए कि कंडीशन सही नहीं है। और आपको ये जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर एक नेम है वो डिफरेंट रहेगा, कोई नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आर की जगह एम हो जाएगा। और आप देखिए कि जो स्पेलिंग एरर्स हैं वो आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे। फिर बैंक अकाउंट के अंदर डिफरेंट है, स्कूल का जो कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर डिफरेंट है। तो आप देखिए इसकी वजह से भी काफ़ी बार जो यहाँ पे जो टारगेट डिलीवरी है उसको ये इम्पेक्ट करता है। जो एरर्स हैं हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, ये टारगेट डिलीवरी को काफ़ी बार इम्पेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 2018 एंड 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर आधार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सोमनाथ टेम्पल के बारे में है, तो हम यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है गिर सोमनाथ का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कैरी आउट किया गया। कुछ एनक्रोचमेंट का एरिया है उसको रिमूव करने के रिगार्डिंग में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है उसको कैरी आउट किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको गिर का एरिया पता होना चाहिए। गिर आप देखिए कि गिर के वहाँ पे आपको एसिटिक लाइंस का भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है गिर नेशनल पार्क के वहाँ पे। और एसिटिक लाइंस के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको वहाँ पे K9 जो डिस्टेंबर वायरस है, K9 डिस्टेंबर वायरस के बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ एसिटिक लाइंस का जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था अर्लियर फेज के अंदर में K9 जो डिस्टेंबर वायरस है उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सोमनाथ के बारे में, तो आप देखिए कि जब भी हम सोमनाथ के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे कंट्री के अंदर आप देखिए कि कितने ज्योतिर्लिंग्स हैं, जो लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड ज्योतिर्लिंग्स हैं वो कितने हैं। तो टोटल जो नंबर है वो 12 है, टोटल जो नंबर है वो 12 है। गुजरात के अंदर ही 2 जो ज्योतिर्लिंग्स हैं वो सिचुएटेड हैं। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ का है, सोमनाथ के अंदर लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सोमनाथ के अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको गुजरात के अंदर ही नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए गुजरात के वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग्स हैं। सोमनाथ के अगर हम टेम्पल के बारे में डिस्कस करें तो हमारे कॉलोनियल एरा के समय में एक ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, एक ब्रिटिश गवर्नर हैं एलोन बोरोग। आप देखिए उनके द्वारा बेसिकली जो सोमनाथ के जो गेट्स हैं, टेम्पल के जो गेट्स हुआ करते थे सैंडलवुड के, जो गजनी के अंदर उनका सिचुएशन था वहाँ से उनके द्वारा लाया गया था उसको। और यहाँ पे आप देखिए कि सोमनाथ टेम्पल को किस तरीके से समय समय पे डिस्ट्रॉय किया गया है बाहर से आने वाले जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा, और समय समय पे इसको डिस्ट्रॉय किया गया, फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये भी आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है, इवन मॉडर्न टाइम्स तक आपको ये कंटिन्यूस जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस है टूरिज्म के रिगार्डिंग में, स्पिरिचुअल टूरिज्म के रिगार्डिंग में सोमनाथ, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के वहाँ पे सिचुएटेड है। अगर हम टेम्पल के यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करें, यूपीएससी के द्वारा इसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में, 22 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसके बारे में। आप देखिए कि सोमनाथ जो है एंशियंट समय में एक पोर्ट हुआ करता था वेरावल, उस पोर्ट के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। पोर्ट के एरिया के अंदर सिचुएटेड होने की वजह से अदर पार्ट ऑफ जो यहाँ पे वर्ल्ड है उसके साथ में भी उनका कनेक्टिविटी था। नेक्स्ट आप देखिए आदि ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 3 रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 रिवर है वो वहाँ पे मिला करती हैं। एक रिवर का जो नाम है वो कपिला रिवर है, एक रिवर का नाम है कपिला, एक रिवर है हिरन रिवर है। आप देखिए कि गिर जब नेशनल पार्क के बारे में आप रीड करते हो, ये रिवर आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, गिर का जो रिवर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सरस्वती रिवर है, तो सरस्वती है, कपिला है, हिरन है, 3 रिवर्स का फ्लो या कन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें टेम्पल के बारे में, तो टेम्पल आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में एक मैत्री किंग हुआ करते थे, उनके द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है। बाद में आपको जो सिंध के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा अटैक आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंध के जो रूलर्स के अटैक के बाद में आप देखिए कि नागभट्टा नाम के एक जो रूलर है वो हुआ करते थे, उनके द्वारा रेड सैंड है उसका यूज किया गया
इसके कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग में। रेड सैंडस्टोन है उसका यूज किया गया। अब ये बेसिकली एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। अगर हम लिटिल बिट मॉडर्न हिस्ट्री जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि मेडिवल के समय में जो गजनी के द्वारा इसके ऊपर अटैक किया गया था, आप देखिए कि 1026 का जो समय है उस समय गजनी के द्वारा इसके ऊपर अटैक किया गया, गजनी के द्वारा अटैक किया गया। सैंडलवुड के जो इसके गेट्स हुआ करते थे उनको भी वो लेके चले गए थे गजनी के एरिया के अंदर में। बाद में आप देखिए कि जब गजनी के द्वारा अटैक किया गया था तो भीमदेव फर्स्ट नाम के जो पर्सन है, भीमदेव फर्स्ट, आप देखिए कि उसी डायनेस्टी से बिलोंग किया करते हैं, जिस डायनेस्टी से आपको बेसिकली जो रानी की वाव का जो कॉन्सेप्ट है, रानी की वाव जिनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है वो उसी सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग किया करती हैं वो क्वीन। तो स्टूडेंट भीमदेवा फर्स्ट जो नाम के जो रूलर हैं उनके समय में गजनी के द्वारा अटैक किया गया। बाद में भीमदेवा के द्वारा 1026 से लेकर 42 का जो समय है उस समय इसका कंस्ट्रक्शन भी किया गया। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि मुगल रूलर्स के दौरान में भी इसके ऊपर अटैक आपको देखने के लिए मिलेगा। और लेटर फेज के अंदर में अगर हम डिस्कस करें तो 18वीं सेंचुरी के समय में 1782 का जो समय है, 1782 के समय अहिल्याबाई होलकर उनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट है वो किया गया था, उनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी इंडिपेंडेंस के समय में जो हमारे के.एम. मुंशी साहब हुआ करते थे, के.एम. मुंशी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। के.एम. मुंशी के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग में जो फंड है उसको हेड किया गया था। उनके द्वारा उस समय जो प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया गया इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके रिगार्डिंग में, सोमनाथ का जो टेम्पल है उसके रिगार्डिंग में। और यही एक स्टेटमेंट पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2022 के पेपर के अंदर में। फिर आप देखिए कि हमारे जो सरदार पटेल साहब हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंस है। और ये आपको जो मारू गुजरा जो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का एक टाइप है उसके रिगार्डिंग में आपको ये जो आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा। मारू गुजरा अगर हम यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस करें तो सोलंकीज के समय ये आपको जो आर्किटेक्चर है, जो सोलंकीज का जो सोलंकी डायनेस्टी हुआ करता था वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो उनके समय ये जो मारू गुजरा जो आपको जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये मरु गुजरा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो आपको बेसिकली आप देखिए कि पीक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इस आर्किटेक्चर के अंदर में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कर्वीलीनियर आपको शिखर है वो देखने के लिए मिलेगा कि जो टेम्पल का जो शिखर बनाया जाता है वो कर्वीलीनियर हुआ करता है। कीर्ति तोरण है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एक कुंड है जो वाटर बॉडी है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट आपको टेम्पल के ही नियर बाई एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये सोमनाथ के टेम्पल के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिहार के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि सोरो बिहार किस रिवर को जाना करते हैं, कोसी रिवर को हम सोरो बिहार के नाम से जानते हैं। कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तिब्बत का जो एरिया है चाइना के द्वारा जिसको अनेक्स किया गया लेटर फेज के अंदर में या कंट्रोल किया गया। तो आप देखिए कि तिब्बतियन एरा से एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये सोरो बिहार है जो कोसी रिवर है। तो स्टूडेंट तिब्बत का जो एरिया है वहाँ से भी इसका प्रेजेंस है। उसके बाद में आप देखिए कि नेपाल है, नेपाल के अलावा स्टूडेंट्स आपको ये नेपाल के अलावा आप देखिए कि इंडिया के अंदर इसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलता है। गंगा का ये ट्रिब्यूटरी हुआ करती है, जो कोसी रिवर है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो 7 जब ट्रिब्यूटरी हैं, सप्त कोसी के नाम से भी इसको जाना करते हैं क्योंकि 7 जो नदियाँ हैं वो जब मिलती हैं फिर कोसी रिवर है वो फॉर्म होता है। कोसी रिवर का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए कि इनके द्वारा सेडिमेंट्स को कैरी किया जाता है। सेडिमेंट्स को कैरी करने की वजह से आप देखिए कि जो सेडिमेंट्स है रिवर का जो कोर्स है उसके अंदर डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट होने की वजह से अब देखिए कि उस सेडिमेंट्स को एक हिंदी के अंदर एक वर्ड है गाद, जो गाद है उसको निकालने का काम है वो आपको बिहार के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर उसको नहीं निकाला जाता है जो सेडिमेंट्स रिवर के द्वारा कैरी किए गए, तो आप देखिए कि उसके बाद में यहाँ पे जो रिवर है वो अपना कोर्स चेंज करता है क्योंकि आप देखिए कि कोर्स यहाँ पे कम्प्लीटली फिल हुआ सेडिमेंट्स की वजह से, तो रिवर है आउट ऑफ द कोर्स फ्लो करना स्टार्ट करती है। उसी को ही यहाँ पे फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होगा। फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होगा तो सोरो बिहार के नाम से भी जाना करते हैं। वाटर का आप देखिए कि टू मच अवेलेबिलिटी है बिहार के अंदर में, बट फ्लड की सिचुएशन की वजह से आपको जो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी है, जो एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन है या जो प्रोस्पेरिटी है उसके अंदर में वन ऑफ द बिगेस्ट जो कंसर्न है या जो डैमेज है वो ये फ्लड की सिचुएशन की वजह से ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है।
हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो मोबाइल इंटरनेट है उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देखिए कि मोबाइल इंटरनेट को यूज करते हुए काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो सामने आए हैं कि एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग किया गया। तो हमारे लिए एग्ज़ाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनेट बैन इम्पोर्टेंट है। एक तो इंटरनेट बैन क्यों इम्पोर्टेंट है, आप देखिए कि एक तो आपको पता होना चाहिए किस एक्ट के थ्रू, टेलीग्राफ का जो एक्ट है, टेलीग्राफिक जो एक्ट है 1885 का, और इसके रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे 2017 के समय में, उस एक्ट के थ्रू इंटरनेट को बैन किया जाता है। टेम्परेरी बेसिस पे उसको बैन किया गया या लंबे समय के लिए बैन किया गया। आप देखिए कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं उस पोस्ट के ऑफिसर के द्वारा ही ये जो डिसीजन है वो लिया जाता है टेलीग्राफिक एक्ट के थ्रू में। ये तो इंटरनेट बैन के बारे में हुआ। इंटरनेट का इम्पोर्टेंस हमारे कोर्ट के द्वारा अलग अलग केसेस के अंदर उसको डिसाइड किया गया है। राइट टू एजुकेशन का पार्ट माना गया केरल के वहाँ पे केरल हाई कोर्ट के द्वारा। बाद में आप देखिए कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका भी पार्ट माना गया है। अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसके अंदर में आर्टिकल जो 19 के अंदर जो बिजनेस कंडक्ट करना है, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट होता है तो आर्टिकल 19 का जो यहाँ पे क्लोज है बिजनेस के रिगार्डिंग में, तो उसका पार्ट माना गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट माना गया है इंटरनेट को प्रेजेंट समय के अंदर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किस तरीके से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो भी माना गया है। हमारे जो अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं उनको कुछ पर्सनस का जो बोट्स है उसको सीज किया गया है श्रीलंका की अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको इनके द्वारा लेटर है वो लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, उज्जैन के पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि उज्जैन के अंदर में एक टेम्पल है, उज्जैन के अंदर जो टेम्पल है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उज्जैन के वहाँ पे एक तो आप देखिए कि जो उज्जैन का जो सिटी है वो सिचुएटेड किसके ऊपर है, वो आपको सिपरा रिवर के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे एक वॉल का कोलैप्स हुआ जिसके अंदर एक पर्सन का डेथ हुआ है, उनके द्वारा कुछ कंपनसेशन के रिगार्डिंग में या गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाए। तो आप देखिए उसका डिमांड है, उसकी वजह से टॉपिक न्यूज़ के अंदर में है। हम तो यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे महाकालेश्वर नाम का जो टेम्पल है उसके बारे में। महाकालेश्वर जो टेम्पल है, आप देखिए अभी हमने गुजरात के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंगा हैं लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड है। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश के वहाँ पे भी 2 इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंगास हैं जो बेसिकली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। तो उज्जैन का जो टेम्पल है वो भी उसका पार्ट है, उज्जैन का जो टेम्पल है वो भी आपको इसका पार्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उज्जैन के वहाँ पे महाकालेश्वर जो टेम्पल है जो कि वन ऑफ द आप देखिए कि ज्योतिर्लिंग है जिसका सदर्न फेस आपको देखने के लिए मिलता है कि इनका जो दक्षिण मुख है वो हुआ करता है। महाकालेश्वर टेम्पल का आपको जो दक्षिण मुख है वो आपको देखने के लिए मिलता है, सदर्न फेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आउट ऑफ 12 जो इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग्स हैं उसके अंदर ओनली ज्योतिर्लिंग है जिसका सदर्न के अंदर में फेस है महाकालेश्वर ये टेम्पल है, उज्जैन के वहाँ पे सिचुएटेड है। एक लेक भी है वहाँ पे जिसको कि रुद्र सागर लेक के नाम से जाना करते हैं। रुद्र सागर एक हमारे यहाँ पे आप देखिए कि रामसर साइट भी है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक बेसिकली रामसर साइट है रुद्र सागर। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना उस स्टेट के बारे में कि रुद्र सागर जो रामसर साइट है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर में वो कौन किस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भी दो इम्पोर्टेंट जो ज्योतिर्लिंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। एक तो आपको महाकालेश्वर देखने के लिए मिलेगा, एक आप देखिए कि आपको ओमकारेश्वर नाम की जो जगह है वो भी ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। चालुक्य डायनेस्टी के अलावा आप देखिए कि चालुक्य है, मराठा डायनेस्टी है, मराठा जो एम्पायर है उनके द्वारा भी ये जो महाकालेश्वर टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। ये जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है, महाकालेश्वर जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स आपको भूमिजा जो स्टाइल है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि मेरू गुजरा नाम का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो हमने सोमनाथ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। ये आप देखिए कि आपको भूमिजा स्टाइल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा उज्जैन के वहाँ पे। सिपरा रिवर है हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो राजस्थान के भी कुछ पार्ट से यहाँ पे पास करता है, राजस्थान गुजरात एंड आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में ये बेसिकली जो उज्जैन का जो पार्ट है वहीं से ही इसका पास आपको देखने के लिए मिलता है 23.5 जो नॉर्दर्न लाइन है उसका।
नेक्स्ट आप देखिए कि केरल के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स। केरल के वहाँ पे जो बोट्स हैं वो इस तरीके से हुआ करती है, जो स्नेक शेप है उसको क्रिएट करती है ये बोट। तो इस बोट को आप देखिए कि स्नेक बोट के नाम से भी जाना करते हैं। स्नेक बोट का एक रेस है वो हुआ करता है, स्नेक बोट का जो रेस है वो हुआ करता है। वेमनाड नाम का जो लेक है उसी के अंदर आप देखिए कि एक आपको जो यहाँ पे पुन्नमद्दा नाम से जो लेक है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि आपको पुन्नमद्दा नाम से जो लेक है वो देखने के लिए मिलेगा, वेमनाड का ही ये पार्ट है। वेमनाड लेक के अंदर में जो स्नेक बोट है उसको यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स स्नेक बोट की रिगार्डिंग में आपको जो नेहरू ट्रॉफी है, स्नेक बोट की रिगार्डिंग में आपको जो नेहरू ट्रॉफी है वो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए तो उनके द्वारा एक ट्रॉफी को इस बोट रेस है उसको इनोग्रेट किया गया था उस समय में केरल के वहाँ पे। और आप देखिए कि उसी की वजह से नेहरू ट्रॉफी है आपको स्नेक बोट की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेहरू ट्रॉफी किस चीज़ से रिलेटेड है स्नेक बोट की रिगार्डिंग में। ये तो आपका जो ज्योग्राफी का बुक आप रीड करते हो तो ज्योग्राफी बुक के अंदर में 11th या 12th का बुक के अंदर में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर ही मेंशन किया गया है नेहरू ट्रॉफी के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको वेमनाड लेक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस स्टेट के अंदर स्नेक बोट हुआ करता है, नेहरू ट्रॉफी किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे हैदराबाद के अंदर जो मूसी रिवर है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तेलंगाना के अंदर एक इम्पोर्टेंट रिवर है स्टूडेंट्स, जो मूसी रिवर है वो तेलंगाना के अंदर एक इम्पोर्टेंट रिवर है। अगर हम रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, मूसी रिवर, आप देखिए कि हैदराबाद सिटी इसी रिवर का जो बैंक है उसके ऊपर सिचुएटेड है। ये जो मूसी रिवर है वो आपको कृष्णा का जो ट्रिब्यूटरी है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो पार्ट है कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन एरिया है उसकी वजह से जाना करते हैं। उसी की वजह से वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, जो एग्रीकल्चर का जो इरिगेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कृष्णा गोदावरी का जो कन्फ्लुएंस का जो एरिया है वहाँ पे हमारे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मूसी रिवर कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तेलंगाना के अंदर इसका इम्पोर्टेंट फ्लो है। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे आपको अनंतागिरी नाम का जो हिल्स देखने के लिए मिलता है जहाँ से इसका ओरिजिनेशन है वो हुआ करता है। मूसी रिवर का एक अर्लियर नेम भी हुआ करता था जिसको कि मचुकुंदा रिवर के नाम से जाना करते थे। मुचुकुंदा रिवर के नाम से इसको जाना करते थे अर्लियर फेज के अंदर में। तो ये मूसी रिवर के बारे में है कि कौन सा सिटी है, हैदराबाद जो सिटी है वो इसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो CGI सर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो महिलाएं हैं जो हमारे यहाँ पे वुमेन्स हैं, अगर वो डिसेबल हैं या आप देखिए उनको किसी भी तरीके का डिफ़िकल्टी है तो आप देखिए कि वो मोर वल्नरेबल हैं, ईजी टारगेट्स हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का हरेसमेंट या अब्यूज़ के रिगार्डिंग। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट है उसके बारे में भी उनके द्वारा मेंशन किया गया है कि 2016 के समय कैसे कोर्ट के द्वारा इंटरवेन करते हुए पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया गया, उसका जो नंबर जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जो डिसेबल पर्सनस, आप देखिए कि डिसेबल हैं, कोई पुअर पर्सन है, प्रॉपर एजुकेशंस नहीं है या उनका जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट है, तो इस समय में उनको वो मोर वल्नरेबल आपको डिफरेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार सोशल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में मोर वल्नरेबल हैं, हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर भी वो मोर वल्नरेबल हैं। सपोज कीजिए वो पुअर पर्सन है, कोस्टल एरिया के अंदर रहा करता है, वुमेन है, चिल्ड्रंस हैं, तो आप देखिए कि अगर वहाँ पे कोई भी क्लाइमेट चेंज का भी अनप्रेसिडेंट इवेंट होता है तो उसके अंदर भी जो पुअर पर्सन है, जो वल्नरेबल पर्सन है, वो उन्हीं के ऊपर में आपको जो मोर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल का जो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि स्टूडेंट्स केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया है जिसको कि ये नाम दिया गया है ऑपरेशन अमृत। क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट्स? ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत क्या है? एंटी जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में इंटरवेन करना है जिससे कि यहाँ पे हेल्थ है जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो आप देखिए कि जो AMR का जो कॉन्सेप्ट है, ये एंटी जो माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एंटीबायोटिक्स का यूज करने की वजह से हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो हुआ है। तो केरल का जो स्टेट है उनके द्वारा ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया गया जिससे कि एंटीबायोटिक्स का जो मिस यूज है उसको रिड्यूस किया जा सके।
बट आप देखिए कि कंजप्शन की रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो केरल के द्वारा नाइबर जो स्टेट्स हैं उनसे लिया जाता है। और स्टूडेंट्स नाइबर स्टेट्स के वहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे ऑपरेशन अमृत या एंटी माइक्रोबियल एंटी जो बायोटिक्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कोई भी जो यूज़ की रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं है। तो आप देखिए कि इसका जो इम्पैक्ट अगर केरल गवर्नमेंट को कैरी आउट करना है, केरल गवर्नमेंट को अगर इसका इम्पैक्ट को कैरी आउट करना है तो जो नाइबर स्टेट्स हैं उनके साथ में भी एक जो रिलेशन है उसको सेटअप किया जाए, वहाँ पे भी इसका जो कंट्रोल है वो किया जाए। काफ़ी सारे जो मिसयूज़ की वजह से हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हैं, जो यहाँ पे मेडिसिन्स हैं, फार्मा का जो मेडिसिन्स है उनका भी इम्पैक्ट की रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो कंसर्न्स है वो रेज होता है एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज है उसके पर्सपेक्टिव से। इंडिया का जो सोल्ट डेजर्ट है, जो हमारा कच्छ का जो एरिया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट जो कच्छ का जो एरिया है वो आप देखिए कि जोग्राफिकल जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जोग्राफिकल जो डेवलपमेंट हुआ ये बेसिकली कच्छ का जो एरिया है, अगर हम बात करें 150 जो मिलियन ईयर्स अगो का जो समय है, उस समय आप देखिए कि जो कच्छ बेसिन है वो सी का ही पार्ट है वो हुआ करता था। कच्छ बेसिकली एक बेसिन हुआ करता था, उसके अंदर में फिर कट होता है वो अलग होता है यहाँ पे। और बेसिकली आप देखिए कि ड्राई एरिया ये क्रिएट होता है, ड्राई एरिया ये आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट्स इस ड्राई एरिया के अंदर में काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए अगरिया कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। मालधारी जो कम्युनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मालधारी कम्युनिटी के द्वारा तो एक ग्रास लैंड भी उगाई जाती है जिसको कि हम बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जाना करते हैं। लैंड का जब रिस्टोरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, आप देखिए कि 2030 तक हमें काफ़ी सारी जो लैंड है वो रीस्टोर करना है, ये हमारा टारगेट है। UNCCD नाम का जो मिशन है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन की रिगार्डिंग में, तो इसके अंदर में आप ये इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो, बन्नी ग्रास लैंड का जो एग्जाम्पल है। अब आप देखिए कि कच्छ का एरिया किस वजह से फेमस है। एक तो हमारे यहाँ पे जो सोल्ट का जो लेक्स है उसकी वजह से फेमस है। सोल्ट का जो प्रोडक्शन है उसका अराउंड द 30% इंडिया का जो सोल्ट कंजप्शन का जो फुलफिलमेंट है वो आपको सोल्ट डेजर्ट के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि वहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है जो लिटिल रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वहाँ पे वेजिटेशन का कमी है, जो आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ड्राई जीरोफाइटिक जो आपको इकोसिस्टम है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके का वहाँ पे आप देखिए कि वेजिटेशन है वो हुआ करता है जीरोफाइटिक, जो यहाँ पे वेजिटेशन है जिसके अंदर कांटे ज़्यादा होंगे, पत्तियाँ कम होंगी जिससे कि इवोपरेशन कम हो, वाटर का उनके पास में कम लॉस हो। ये अडोप्शन का प्रोसेस है, अडोप्टेशन का प्रोसेस है। आप देखिए कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर में, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो हमारा इंडियन सोल्ट डेजर्ट है उसके अंदर में जो आस हैं, जो गधे हैं, उनका संख्या पाई जाती है। वर्ल्ड एस का जो संख्या है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनको बेसिकली वहाँ पे खुर के नाम से भी जाना करते हैं। किसके नाम से? खुर के नाम से भी जाना करते हैं। खुर आप देखिए कि आपको बेसिकली इनका काफ़ी अच्छा लाइफ स्पेन है, 21 ईयर्स के आसपास इनका लाइफ स्पेन है। जेब्रा के साइज़ के आपको मिलते हैं, जेब्रा के साइज़ के आपको मिलेंगे। और स्टूडेंट्स पर वहाँ पे जो हमारे जो वाइल्ड एस हैं उनके अंदर में एक जो डिजीज़ है उसका इम्पैक्ट हुआ, इनके जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए थे। क्या आप देखिए कि वहाँ पे एक वायरल जो अफ्रीकन हॉर्स का जो सिकनेस है, वायरल अफ्रीकन सोर्स का जो सिकनेस है वो देखने के लिए मिला है। और भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट हैं वहाँ पे सोल्ट डेजर्ट के एरिया के अंदर में, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग के जो कैटल्स हैं उनको वहाँ पे यूज़ किया गया। ओवर ग्रेजिंग की कैटल्स की वजह से ओएस के लिए रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो ग्रेजिंग का जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इनके जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है, वायरल अफ्रीकन जो हॉर्स का जो सिकनेस है, इसका बेसिक मैंडेट यही है कि इनके जो हमारे जो सोल्ट के डेजर्ट के एरिया के अंदर में जो ऐस रहा करते हैं, आप देखिए उनके यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो लो हुआ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी लो हुआ है। ये आपको मेन रीजन देखने के लिए मिलता है बेसिकली जेनेटिक। तो इस जेनेटिक बोटलनेक के रिगार्डिंग में कंजर्वेशन एफर्ट्स को चलाया गया जिससे कि इनकी जो संख्या है उसको वहाँ पे बचाया गया है। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर में जो डंकीज हैं उनकी रिगार्डिंग में आपको देखिए कि बेसिकली जो सेंचुरी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है हमारे कंट्री के अंदर में। तो लिटिल रन ऑफ कच्छ है उसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना करते हैं। और आप देखिए कि 2 ईयर बैक न्यूज़पेपर के अंदर में एक आपको हिलारी जो डंकी है, हिलारी जो डंकी है वो आपको एक न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। हिलारी डंकी के रिगार्डिंग में काफ़ी बार यूपीएससी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उसके उनके द्वारा क्वेश्चन है वो पूछे गए थे।
यूपीएससी के द्वारा तो अभी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया है। स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो केस है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। आप देखिएगा अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया है। इम्पोर्टेंट जजमेंट के अंदर यही बताया गया है, अगर किसी पर्सन के द्वारा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको अगर रखा गया है, उसको डाउनलोड किया गया, पजेस किया गया, तो उसको बेसिकली आप देखिए कि वायलेशन माना गया है। उनको यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। और आप देखिए कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव जो पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रमोट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो वर्ड है जो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन नहीं करता है, उसको रिप्लेस करते हुए चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव जो अब्यूज मटेरियल है, चाइल्ड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव जो अब्यूज मटेरियल है उस वर्ड को यूज़ किया जाए और गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस को यहाँ पे प्रपोज किया जाए जिसके थ्रू जल्द ही उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाया जा सके। तो अगर किसी पर्सन के द्वारा प्राइवेट अपना जो वर्क स्पेस है, जो उनका प्राइवेट स्पेस है, उसके अंदर भी अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर उसको पजेस किया जाता है, रखा जाता है, तो आप देखिए कि वो यहाँ पे क्राइम उसको माना गया है, उसको क्राइम का जो पार्ट है उसके अंदर में काउंट किया गया, जिससे कि यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन का जो एक्टिविटीज़ है उनको रोका जा सके। यहाँ पे आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर में किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। हजीबुल्लाह के जो पॉलिटिकल लीडर का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसका जो जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है, उसी के बारे में डिस्कशन है, कुछ एग्जाम के पर्पज़ से यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो लड्डू है, जो तिरुपति का जो लड्डू है उसके रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो आप देखिए कि सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन द लाइव स्टॉक एंड फूड के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था कि लड्डू के अंदर में जो लड्डू का जो यहाँ पे बनाया जाता है उसके अंदर में आप देखिए कि जो फैट्स है उनका प्रेजेंस है, उन सभी के बारे में मेंशन किया गया। तो इस टॉपिक को हमने काफ़ी बार रीड किया है, इसको आप एक बार ज़रूर से रीड कर लेना, आपका जो द हिंदू है उस जो पेपर है उससे रीड कर लेना इसको कि यहाँ पे एनिमल फैट है वो क्या हुआ करता है। वैसे इस टॉपिक को हम रीड कर चुके हैं काफ़ी बार। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो भूटान के द्वारा आप देखिए, भूटान के द्वारा इंडिया का जो प्रपोजल है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आप रिफॉर्म कीजिए, तो उसको एंडोर्स किया गया है भूटान के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो पोप हैं बेल्जियम के लिए गए हैं, बेल्जियम का लोकेशन कल हमने देखा था, लुक्समबर्ग है, फ्रांस है, जर्मनी है और नीदरलैंड का जो एरिया है उसके साथ अपना एरिया शेयर करता है। तो आप देखिए कि वहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको ये नेपाल के रिगार्डिंग में है, नेपाल के अंदर जो लैंड स्लाइड है वो देखा गया है नेपाल के अंदर में। नेपाल वन ऑफ द फ्रेजाइल एरिया के अंदर सिचुएटेड है जहाँ पे लैंड स्लाइड्स हैं, वोल्केनिक एक्टिव नहीं, प्लेट जो एक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्पेन का एक आइलैंड है, सपोज कीजिए अफ्रीका है सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये अफ्रीका है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको अफ्रीका देखने के लिए मिलता है। अफ्रीका के यहाँ पे आप देखिए कि वेस्ट अफ्रीका नाम का एक कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका नाम का एक कंट्री है। यहाँ पे कुछ आइलैंड सिचुएटेड हैं जिनको कि हम कैनरी आइलैंड के नाम से जाना करते हैं। तो कैनरी आइलैंड के बारे में डिस्कस किया गया है, यहाँ पे कैनरी आइलैंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वहाँ पे कुछ अनप्रेसिडेंट जो माइग्रेशंस का कुछ इवेंट है वो देखने के लिए मिला है, उसी के रिगार्डिंग में। स्पेन कहाँ पे है, आप देखिए कि अफ्रीका को जब भी हम रीड करते हैं, सपोज कीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला है, ये मोरक्को जो स्ट्रेट है, यहाँ पे जिब्राल्टर का जो एरिया है, आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको आइबेरियन जो पेनिनसुला है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर तो पोर्तुगीज है, ये कम्प्लीटली स्पेन का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे लेबनान के ही बारे में डिस्कस किया गया है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। रसिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा रसिया के जो एरियाज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। और चाइना के द्वारा आप देखिए कि साउथ चाइना सी का एरिया है, उसके अंदर में एक यहाँ पे स्कारबोर नाम से जो सोल का एरिया है वहाँ पे अपना जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जो विशाखापट्टनम का एरिया है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो विशाखापट्टनम है, वहाँ पे आप देखिए किस तरीके से डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इनको यूज़ किया जाता था, जिसको कि हम पिल बॉक्सेज के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? पिल बॉक्सेज के नाम से।
अब ये इरोजन होने की वजह से, यहाँ पे सी का इरोजन होने की वजह से इनका अपीयरेंस देखने के लिए मिला है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से इनको यूज किया गया था। अब आप देखिए कि इनका यहाँ पे कंटिन्यूस जो बीच का एरिया है उस ओशियन की वजह से इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट इनका अपीयरेंस हुआ है जो आप देखिए कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हुआ करते थे, तो उसी के बारे में शो किया गया है विशाखापट्टनम के इस बीच एरिया से। विशाखापट्टनम के बारे में आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से, नेवल के पर्सपेक्टिव से भी, और आप देखिए कि मैरीटाइम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। काफ़ी सारा फैक्चुअल डाटा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और आप देखिए स्टूडेंट, टू मच फैक्चुअल डाटा हम यहाँ पे बार बार क्यों रीड करते हैं। आप देखिए कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टॉपिक काफ़ी बार मेंशन हुआ होगा, हम इसी वजह से यहाँ पे रीड करते हैं। एक तो आप अपना जो ये जो डिस्कशन आप देखो तो स्पीड को अच्छे से रखा करो, 1.5 स्पीड रखा करो, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे टॉपिक्स हुआ करते हैं जो आपने रीड किए होंगे बार बार। न्यूज़पेपर के अंदर में बार बार आप टॉपिक्स को रीड करोगे तो बार बार आपका रिवीजन रहेगा, बार बार आपका रिवीजन रहेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने वेस्ट अफ्रीका के बारे में डिस्कस किया। कल आप देखिए कि कैमरून यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में था, कुछ दिन पहले यहाँ पे जो अदर पार्ट्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे। तो इनके बारे में जब आप बार बार रीड करोगे तो आपको एग्जाम तक अच्छे से याद रह पाएगा। भूटान के बारे में आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। भूटान के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो दिसंबर के मंथ के समय भूटान के द्वारा गेलेपू नाम का एक सिटी को प्रपोज किया गया था, जहाँ पे जीरो कार्बन का एमिशन हो उस सिटी के अंदर में। गेलेपू नाम का जो सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही इन टॉपिक्स को रीड करने का बेसिक मैंडेट यही हुआ करता है कि आपका रिवीजन हो सके बार बार। विशाखापट्टनम के बारे में देखिए, यहाँ पे हमने रीड किया। मेजर पोर्ट्स के बारे में कल हमने रीड किया था। विशाखापट्टनम के बारे में इस वजह से भी रीड किया था कि आंध्र प्रदेश का एक जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि 3 यहाँ पे कैपिटल बनाइए। और वर्ल्ड के अंदर में 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट किस कंट्री के अंदर है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। साउथ अफ्रीका के अंदर 3 कैपिटल हैं। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 3 कैपिटल सजेस्ट किया गया था। अमरावती है, कर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है, और आप देखिए कि विशाखापट्टनम को भी सजेस्ट किया गया था उनके द्वारा। बट हमारा जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जुडिशरी कैपिटल सेपरेट हो सकता है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का कोऑर्डिनेशन होने की वजह से हमको एक ही जगह उनका जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि बार बार हम रिवीजन करेंगे तो हमको एग्जाम तक जो टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम टॉपिक्स हम काफ़ी बार उनको याद रख पाएंगे। तो इसी वजह से लेंदी हुआ करता है, टू मच फैक्चुअल डाटाज हम मेंशन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।